नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब घर में बच्चों का जन्म होता है तो घर वाले खुशियों से भर जाते हैं, लेकिन तकलीफ तब होती है जब जन्म के बाद पता चलता है कि बच्चों को किसी तरह की बीमारी है। उनका शरीर नॉर्मल बच्चे के शरीर जैसा नहीं है। उस समय रोते हैं, पछताते हैं, तरह तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं। इस सिचुएशन में यदि कोई उन्हें बचा सकता है, सही कर सकता है, तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही है। उनका अंतिम होप वहीं पे जाकर रुक जाता है। तो आज आपको मिलवा रहे हैं जमशेदपुर के जाने माने चाइल्ड सर्जन डॉक्टर सौम्य घोष जी से, जो काफी क्रिटिकल केस हैंडल करके आज कितने बच्चों को एक नई जीवन दे चुके हैं। ये बता रहे हैं कि बच्चों में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, किस एज में आती है, कैसे उनके सिम्टम को पता करें और कैसे उसका सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट करवाएं, ऑपरेशन करवाएं और कैसे ऑपरेशन के बाद बच्चे नया जीवन पाके खुश हो जाते। समय रहते यदि केयर किया जाए, ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो नो डाउट बच्चे नॉर्मल बच्चे की लाइफ जी सकते हैं। आइए इनसे पूछते हैं हर एक पहलू जो आपको जानना जरूरी है। चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सौम्य घोष जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये न्यू बॉर्न इमरजेंसी, इसके बारे में बड़ी चर्चाएं होती है, ये है क्या और किस एज के बच्चे में इस तरह का नजर आता है? देखिए, न्यूबॉर्न इमरजेंसी होती है एक ऐसा नवजात जिसका जन्म हुआ है और जन्म के बाद किसी न किसी कारण से बच्चे का कुछ ऐसा कंडीशन आया है जिसमें सर्जरी की जरूरत है। अब ये बहुत तरह से हो सकता है, बच्चे का अलग अलग ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे किसी बच्चे का खाद्य नली या खाने का रास्ता नहीं बना हुआ है, किसी बच्चे का आंत में जन्मजात रुकावट है, किसी का मलद्वार नहीं बना हुआ है, किसी का छाती में किसी कारण से सूजन है, ब्रेन में सूजन है। ऐसे अलग अलग किस्म का बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें जन्म के बाद अर्जेंट यानी इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत होती है, जिसके बिना बच्चे का जान का खतरा बन जाता है। सर, ये जो आप बताएं कि डिफरेंट सिम्टम्स होता है, बहुत तरह की बीमारियां जो होती है, सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो क्या सर ये जेनेटिक होता है या एनवायरनमेंट के चलते या किसी और रीजन से ये होती है? देखिए, कुछ बीमारी इसमें से जेनेटिक होती है, कुछ बीमारी ऐसे होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान पता चल जाता है, जो एनोमली स्कैन्स वगैरह माँ का होता है उसमें पता चल जाता है। कुछ जेनेटिक्स होती है। कुछ बीमारी आपका जैसे रीढ़ की हड्डी का बीमारी, रीढ़ की हड्डी का सूजन, कुछ मैटरनल डाइट पे भी डिपेंड करता है। बाकी जो बीमारी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा कॉन्जेनाइटल में नहीं होता है। बाकी जो बीमारी है वो आपका स्पॉन्टेनियस यानी कि जन्मजात रूप से बच्चे को ऐसे ही प्रेजेंट कर सकता है बिना कोई जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर का, जो कि जन्म के बाद हम लोग को पता चलता है। तो सर ये जो फाइंड आउट होता है, ये मतलब बर्थ के बाद कैसे डॉक्टर्स के थ्रू ही पता चल जाता है या कुछ दिन बाद पेरेंटल पता करता है, घर वाले लोग उसका रहन सहन या बच्चे का प्रॉब्लम से पता कर पाते हैं? देखिए, जो जन्मजात विकृति या कॉन्जेनाइटल एनोमली है, ये दो तरह से पता चलता है। एक तो होता है कि मदर का जब 20 हफ्ता एज पे, जेस्टेशनल एज पे हम लोग एनोमली स्कैन कराते हैं। कुछ बीमारी आपका एनोमली स्कैन में पता चल जाता है। अगर पता चल जाता है तो उस हिसाब से हम लोग मदर को या पेरेंट्स को काउंसल करते हैं कि ऐसी एक बीमारी आई है जिसका कंफर्मेशन जन्म के बाद किया जाएगा और हो सकता है बच्चे को सर्जरी की जरूरत पड़े। अगर मदर मानिए गांव की है, ठीक से स्कैन नहीं हुआ है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहली बार आई है डिलीवरी के लिए बिना कोई स्कैन का, उस परिस्थिति में अगर कोई बीमारी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखता है तो वो पहले पीडियाट्रिशियन को रेफर करते हैं, फिर वो देखते हैं कि सर्जिकल इश्यू है या नहीं है, तो उस तरह से फिर हम लोग को रेफर किया जाता है ये बीमारी। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें सर्जरी कितना अर्जेंटली चाहिए। कुछ बच्चों का इमीडिएटली आफ्टर बर्थ लगता है, कुछ बच्चों का हम लोग वेट करते हैं, उसका जो फॉलो अप करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट से हो जाएगा या सर्जरी की जरूरत है। तो इस पे बड़ा अच्छा बताया आप कि किसी को तुरंत आप लोग इमीडिएट करते हैं और कुछ को कुछ दिन बाद। तो सर किस तरह की बीमारी को इमीडिएट आप लोग करना चाहते हैं, कितने इमरजेंसी में करना चाहते हैं और किसको अगर कुछ दिन बाद भी किया जाए तो प्रॉब्लम्स नहीं है? देखिए, कुछ बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कि इनकम्पेटेबल विथ लाइफ, यानी कि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो बच्चे को हम लोग बचा नहीं पाएंगे। जैसे होती है आपका बीमारी होती है ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, जिसमें आपका बच्चे का जो खाने के नली है वो पूरी तरह विकसित नहीं होता है, तो बच्चा इसमें दूध ही नहीं पी पाएगा। तो आपको इसमें 24 से 48 घंटा मैक्सिमम इसमें ऑपरेट करना ही होगा। दूसरी बीमारी होती है जैसे आंत में रुकावट किसी भी कारण से, जिसे एट्रेशिया कहा जाता है, यानी कि बच्चे का आंत जो है वो पूरी विकसित नहीं है, वो मलद्वार तक नहीं जा रहा है। इस कंडीशन में भी बच्चे का पेट फूलने लगता है। जैसे आप दूध पिलाते हो, हम लोग एक्सरे या कॉन्ट्रास्ट स्टडी करके देखते हैं, उसमें अगर लगता है कि हाँ रुकावट है
तो उसको तुरंत हम लोग को ऑपरेट करके एक रास्ता बनाना पड़ता है, ताकि बच्चे का जो खाना है या दूध है वो बच्चा पी सके और बच्चे का जो मलद्वार है वो ठीक से काम कर सके। कुछ बीमारी होती है जिसमें जैसे कि किडनी का सूजन, जैसे लिवर का सूजन, कोई मानिए माइनर कोई ट्यूमर हुआ, ऐसे बीमारी में फॉलोअप लग, जैसे किडनी का सूजन या हाइड्रोनेफ्रोसिस जो होती है, ऐसे बीमारी में करीब 60-70% केसेस अपने भी रिजॉल्व करते हैं। करीब 20-30 केसेस में अगर रिजॉल्व नहीं करता है तो हम लोग सीरियल अल्ट्रासाउंड या सीरियल फॉलोअप करके देखते हैं। अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है या आपका सूजन बढ़ रहा है, उस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। सर तो कितना क्रिटिकल होता है ये छोटे बच्चे को ऑपरेट करना, क्योंकि एक बड़े को ऑपरेट करना ही क्रिटिकल माना जाता है, बट एक छोटे बच्चे को, नवजात बच्चे को करना, ये कितना क्रिटिकल होता है आप लोग के लिए? क्रिटिकल, ये एक्चुअली काफी क्रिटिकल होता है, क्योंकि कोई भी नवजात जब ऑपरेट होता है उसका 2 फेज होता है। एक होता है आपका एनेस्थेशिया और एक होता है सर्जरी। एनेस्थेशिया यानी बेहोशी। बच्चों में या नवजात में बेहोशी बहुत ही हाई रिस्क माना जाता है, क्योंकि बच्चे को जब बेहोश किया जाता है, बच्चे का जो पैरामीटर होते हैं वो एडल्ट जैसा नहीं है। उसका किडनी, उसका सांस लेने का क्षमता, उसका लिवर, सब कुछ बहुत कमजोर रहता है। और बच्चे का ऑपरेशन चूंकि इमरजेंसी होती है तो इतना टाइम नहीं रहता है कि आप सारे पैरामीटर को ठीक करके करो। तो बच्चे का एनेस्थेशिया से निकालना या निकाल पाना बहुत ही कठिन काम होता है, जिसे पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट लोग हैंडल करते हैं। ऑपरेशन भी क्रिटिकल होती है, क्योंकि बच्चों का जो आंत होती है या जो फेफड़ा होती है वो बहुत कमजोर होती है, बहुत नाजुक होती है, तो बहुत संभाल के करना पड़ता है ताकि कोई इंजरी ना हो। और मेन प्रॉब्लम होती है कि बच्चे का एनेस्थेशिया या ऑपरेशन के बाद बच्चे को आईसीयू सेटअप में रखना पड़ता है, क्योंकि उसका सांस तुरंत वापस आता नहीं है। इतना सांस होता नहीं है बच्चे में कि तुरंत ले पाए, तो उसे वेंटिलेशन या हाई फ्लो पे रखा जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा रिकवरी आता है वैसे वैसे हम लोग सपोर्ट हटाते रहते हैं। 3 से 4 दिन में अगर बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा रहा तो बच्चा खुद ब खुद सांस लेना चालू करता है। बट ये तो सर बात हो रही कि डॉक्टर्स समझ रहे हैं, लेकिन क्या सभी पेरेंट्स समझ पाते हैं कि सर्जरी जरूरत है? ये नहीं, बहुत पेरेंट्स के दिमाग में तो बहुत चलता है कि डॉक्टर्स अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि चलो हम ऑपरेशन करें या ईज करें। क्या रियली में पेरेंट्स को समझा पाना चैलेंजिंग होता है? बिल्कुल, ये एक्चुअली बहुत बड़ा एस्पेक्ट है पीडियाट्रिक सर्जरी का, कि पेरेंटल काउंसलिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेरेंट्स को समझा पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई भी पेरेंट के लिए ये जानना कि उसके बच्चे को तुरंत ऑपरेशन लगेगा, ये एक तरह से एक शॉक होता है। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा अपने बच्चे को तुरंत ऑपरेशन कराना। लेकिन एज पीडियाट्रिक सर्जन हमारा ड्यूटी होता है कि हम माँ बाप को काउंसल करें, इसके रिस्क को समझाएं और इसके बिना बच्चे को बचाने में जो दिक्कत आ सकती है उसके बारे में बताएं। और डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि पीडियाट्रिक सर्जरी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें गारंटी के साथ हम लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा रहता है। इसमें बच्चे को बचा पाना सही में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए भी। तो हम पेरेंट्स को भी इसी हिसाब से काउंसल करते हैं कि ये जरूरी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चा आपका ठीक हो जाए, और इसके बिना बच्चे को बचा पाना नामुमकिन हो। कितने ऑपरेशंस में, मतलब कितना ऐसा केसेस है जो ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है, मतलब ठीक हो जाता है? देखिए, आज के दिन में इतना एडवांसमेंट आ गई है एनेस्थेशिया में, सर्जरी में, आईसीयू में, कि करीब 90% जैसे सर्वाइवल होती है, हो जाती है जी। लेकिन 10% केसेस डेफिनेटली अलग अलग कारण से, बच्चे का इम्यूनिटी या वेट कम रहने से, या बच्चे का रिकवरी, सांस आने में बहुत देरी होने से, वेंटिलेटर पे काफी दिन रहने से, डेफिनेटली हम लोग बच्चा लूज कर सकते हैं। सर ये इस तरह का सर्जरी करने से क्या दूसरे ऑर्गन्स है उस पर भी कभी कुछ इफेक्ट आता है, या लॉन्ग टर्म मुझे देखने को मिले कि कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाए इस तरह के ऑपरेशन से? बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप बोले हैं वो है कि मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। ऐसे बच्चे जो आपके पास आते हैं, ज्यादातर उनका एक से अधिक ऑर्गन में इन्वॉल्वमेंट शुरू से ही रहती है। जैसे मानिए किसी का अगर आंत में सूजन या रुकावट है, उस बच्चे का हार्ट में भी छेद हो सकता है, उसका इको कराना जरूरी होता है। एक से अधिक ऑर्गन या जैसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसे बच्चे का फॉलोअप पे रखना जरूरी होता है। दूसरा है कि एक ऑपरेशन के बाद डेफिनेटली दूसरे ऑर्गन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चा अगर कमजोर हो तो उसका मानिए छाती में निमोनिया पकड़ सकता है, इन्फेक्शन पकड़ सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा प्राइमरी ऑपरेशन से ठीक हो गया है, लेकिन कोई और बीमारी के कारण उसको दोबारा एडमिट करना पड़े, दोबारा आईसीयू लगे। तो ऐसा जनरली बच्चे का वेट अगर कमजोर है तो ऐसा हो सकता है। सर अभी जैसे न्यू बॉर्न बच्चे में सबसे ज्यादा केसेस अभी स्टार्टिंग में देखने को आता है कि बच्चे में जॉइंटिस का केस बढ़ी आ रहा है। इसके पीछे क्या रीजंस होता है सर? बर्थ के बाद ही जॉइंटिस हो जाना, ये क्या पहले पता नहीं चल पाता है, या होने के बाद कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज के चलते ऐसा होता है? नहीं, बच्चे में जॉन्डिस जो है वो फिजियोलॉजिकल है, यानी वो करीब काफी बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। डेफिनेटली इसमें हम लोग ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस इसको बोलते हैं, जो कि आपका
जो माँ का खून रहता है वो टूटने के कारण होता है। तो इट इज़ ए नॉर्मल फिनोमिनन। इसमें बच्चे को अगर जॉन्डिस कम है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आप धूप दिखाओ सुबह का, वो ठीक हो जाता है। ज़्यादा है तो नीला बत्ती यानी कि फोटोथेरेपी में बच्चे को रखा जाता है, तो बच्चा रिकवर हो जाता है। एक स्पेशल फॉर्म ऑफ जॉन्डिस होता है जिसे हम लोग पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। उसमें लिवर के किसी भी सूजन के कारण या कोई रुकावट के कारण होता है, जो स्पेशल फॉर्म ऑफ जॉन्डिस में सर्जरी की जरूरत होती है, लेकिन वो बहुत कम बच्चों में होता है। नॉर्मली जॉन्डिस जो होता है वो जानलेवा भी नहीं होता है, वो अपने आप 2 से 3 दिन में बच्चा रिकवर कर जाता अच्छा, रिकवर कर देता है। चलिए, अच्छी बात। लेकिन आए दिन अभी बच्चों में देखा जा रहा है कि हर्निया या अपेंडिसाइटिस का केस बहुत ज्यादा आ रहा है। है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि ऑलवेज हम लोग जानते थे कि बड़े को ही अपेंडिक्स जी। या हर्निया वगैरह होता है, फिर बच्चों में भी ये सब डेवलप होना। देखिए, जहां तक हर्निया का बात है, बच्चों में हर्निया जो होता है वो जन्मजात होता है, कॉन्जेनाइटल हर्निया हम लोग बोलते हैं। वो आपका जन्म से ही रहता है और उसका कारण होता है जो पेट और नीचे के बीच में जो दीवार होती है उसका नहीं बनना जन्मजात। वो एक साइड में भी होता है, डबल साइड में भी होता है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। बच्चों में हर्निया में 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक है कि डायग्नोसिस करना, क्योंकि बच्चों में डायग्नोसिस हो पाना मुश्किल होता है, तो माँ बाप को बहुत विजिलेंस से देखना पड़ता है कि बच्चे में सूजन आ रही है, और अगर सूजन आए तो उसका ऑपरेशन हम लोग को तुरंत कराना पड़ता है। जैसे एडल्ट में आप वेट कर सकते हो, आराम से करा सकते हो, बच्चों में दिक्कत होती है कि बच्चा जैसे रोता है वो हर्निया अटकने का बहुत हाई चांस रहती है। इसीलिए छोटे बच्चों में नियम है कि जैसे आपका डायग्नोसिस हुआ हर्निया का, तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि हर्निया अगर अटकता है तो वो एक कैटास्ट्रोफी हो जाती है, फिर दिक्कत आ जाती है। और यदि स्टार्टिंग में इसको ऑपरेट कर ले तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए फिर रिलीज मिल जाता है, कोई बिल्कुल, दिक्कत स्टार्टिंग में ऑपरेट कर ले तो ऐसे कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं होती नहीं है। आएगी। जी बिल्कुल। जैसे बर्थ हो रहे हैं, बहुत पेरेंट ऐसे हैं जिसे ये पता नहीं होता है कि बच्चे का सिम्टम कैसे चेक करें, क्या प्रॉब्लम से नहीं हो, और इसे बाद में पता चलता है तो स्टेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको क्योर करना दिक्कत होता है। बिल्कुल। तो वैसे पेरेंट को किस तरह से अपने बच्चे का चेकअप करवाना चाहिए या अपने बच्चे का केयर करे कि उसे पता चलता रहे कि नॉर्मल है कि बच्चे अब नॉर्मल है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है जब बच्चा जन्म लेता है तो जो पीडियाट्रिशियन उन्हें अटेंड करता है उनसे अच्छा से बात करना, ठीक है। पेरेंट्स को अच्छा से देखना चाहिए कि जो डॉक्टर अटेंड किए हैं वो अगर कोई डेंजर साइंस बता रहे हैं तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना। बाकी बच्चा जब दूध पी रहा है तो उसका पेट नहीं फूलना चाहिए, उल्टी, हरा उल्टी पीला उल्टी ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का वेट गेन ठीक से होना चाहिए। बच्चे का अगर मानिए शरीर में कहीं पे सूजन दिख रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी दिख रहा है, तो तुरंत आपको जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट या चाइल्ड सर्जन है जिसके भी पास आप अवेलेबल हो, आपको जाके दिखाना चाहिए कि ये नॉर्मल है या आपको इसमें कोई इंटरवेंशन की जरूरत है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलते रहेंगे तो उनको सब अपडेट बिल्कुल। मिलते रहेगा कि कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहला पोर्टल यूजुअली चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही होते हैं क्योंकि वो ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। हर गांव में चाइल्ड स्पेशलिस्ट मिलते हैं। चाइल्ड सर्जन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कम है और सिटीज में ही ज्यादा मिलते हैं। तो आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही पहले डायग्नोज करते हैं कि ये हर्निया है या अपेंडिसाइटिस है जो भी है, और फिर वो रेफर करते हैं सर्जरी के। कुछ वैसा मेमोरेबल केस जो आपने सर्जरी किया हो, आप याद करना चाहते हैं कि जो काफी क्रिटिकल था और उसको आपने हैंडल करके सक्सेसफुली किया? बिल्कुल, ऐसे तो काफी केसेस है। मेमोरेबल केस हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ जमशेदपुर में आने के बाद हम लोग एक गैस्ट्रोस्काइसिस बोल के केस किए थे, जिसमें बच्चे का जन्मजात रूप से आंत जो था, इंटेस्टाइन, वो पूरा एब्डोमेन से बाहर था, और वो बहुत क्रिटिकल होती है क्योंकि उसमें जो चांस ऑफ सर्वाइवल या बचने का जो चांसेस होती है बहुत कम होती है। बीमारी भी बहुत रेयर है, 5-6 हजार में एक बच्चा में पाया जाता है, और ऐसे कंडीशन में बच्चे को 3-4 घंटा के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है, नहीं तो उसको बचाना मुश्किल होता है। तो बच्चा हमारे पास जब आया, हम लोग उसको 3 घंटा पे ऑपरेट किए। बच्चा वेंटिलेशन पे था, बहुत मेहनत से वेंटिलेशन से हमारे पीडियाट्रिशियन जो थे वो काफी मेहनत से निकाले, और फिर धीरे धीरे लकीली भगवान की दया से बच्चा दूध पीने लगा, उसका रास्ता काम करने लगा, और आज बच्चा शायद 4.5-5 साल का है। तो दिखाने आता है, हर 6 महीने पे आता है, तो अच्छा लगता है देख के कि एक सर्वाइवल जो अभी यादगार रहा है। जी चलिए, अभी नॉर्मल बच्चे जैसा जी जी बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जैसा है वो। चलिए, बहुत अच्छा। सर, इसका कितना स्कोप है अभी जो है, जो मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं, अभी इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आपका पेडियाट्रियन सर्जन का कितना स्कोप है? देखिए, ये पीडियाट्रिक सर्जरी एक्चुअली एक सुपर स्पेशलिटी है, तो इसके लिए आपको एमबीबीएस के बाद पहले एमएस सर्जरी करके फिर एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी करना पड़ता है। और स्कोप तो काफ़ी है क्योंकि इंडिया में अभी शायद 1200-1300 पीडियाट्रिक सर्जन्स है। पीडियाट्रिक सर्जरी सबसे आपका कम डॉक्टर वाला ब्रांच में से एक है, क्योंकि एक तो चैलेंजिंग भी है
और दूसरा पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए सेटअप लगती है। तो पीडियाट्रिक सर्जरी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आपको आईसीयू लगेगी, एनआईसीयू लगेगी, आपको बढ़िया ऑपरेशन थिएटर्स होना चाहिए, आपका टीम में पीडियाट्रिशियंस होना चाहिए। तो इसीलिए गांव में पीडियाट्रिक सर्जरी अभी भी उतना डेवलप नहीं है। डेफिनेटली टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज में अच्छा है, इम्प्रूव्ड है, लेकिन स्कोप काफ़ी है। होपफुली कमिंग डेज में आपका पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में भी सुपर स्पेशलिटी जब खोला जाएगा, पीडियाट्रिक सर्जरी और इम्प्रूव करेगा। और इस फील्ड में काफी चांसेस है ग्रो होने जी के। बिल्कुल। सर, जहाँ तक बात है, आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, आए दिन देखते हैं हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि बच्चे बीमार पड़े तो सबसे पहले हम लोग घरेलू दवाएं, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, ये ट्रीटमेंट चालू करते हैं। यूट्यूब वगैरह का हेल्प जी लेके जी जो बताता है उस तरह का बिल्कुल। यूज करते हैं। और जब केस बहुत हार्ड हो जाता है तभी फिर डॉक्टर्स के पास जी आते जी हैं। जी तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि वैसा केस को हैंडल करना, और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? देखिए, अभी गूगल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया है पेशेंट्स पे, ठीक है। जी। तो अभी लगभग पेशेंट 50% इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, लेकिन वो लेके पहुंचते हैं हमारे पास। प्रॉब्लम है कि वेबसाइट्स जो आप देखते हो, आपको ये केयरफुल होना है पेरेंट्स को कि वो सही हो और उसका नॉलेज सही हो। और दिक्कत होती है कि डेंजर साइंस पहचानने में अगर आप लेट करते हो तो बच्चे में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको संभालने में बहुत दिक्कत आती है। तो घरेलू उपाय या इलाज एक तरह से ठीक है, क्योंकि हमेशा आप हॉस्पिटल नहीं आ सकते हो, तो एक लेवल तक डेफिनेटली हम बोलेंगे कि कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन डेंजर साइंस जो पीडियाट्रिशियन हर माँ बाप को बताते हैं, हर विजिट पे बताया जाता है, उसमें आपको केयरफुल होना है और उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। उसमें अर्ली हॉस्पिटल विजिट डेफिनेटली आपके बच्चे के लिए बेहतर होता है। हमारे सर्जरी में भी हम लोग बोलते हैं अर्ली रेफरल, जैसे हम लोग हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी बोलते हैं जो पेरिफेरी में है, कि जैसे आपके पास बच्चा आए आप उनको तुरंत भेजिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्जरी में। जितना जल्दी हम लोग इंटरवेन करते हैं, प्रोग्नोसिस या बच्चे का सर्वाइवल चांसेस उतना अच्छा होता उतना अच्छा होता है, तो हमेशा जितना जल्दी हो सके डॉक्टर्स है। के बिल्कुल। पास आना। दोस्तों, तो आज आपको मिलवाए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौम्या रोजी से, जिन्होंने बच्चों के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऐसे ही लोगों से निरंतर आपको मिलवाता रहता हूँ। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।